चलो my dear friends, can we start? All of you? Yes, my dear friends, are you all here? So very good morning to all of you. How are you all? Doing great? Yes. तो फ्रेंड्स आई गेस हम लोग सेक्शन नंबर 10 को कल डिस्कस कर रहे थे, सही बात है। चलो एक बार रिवाइज करते हैं जो कुछ भी बातें हमने अब तक देखी हुई है। मुझको एक बात बताना भाई और बहनों कि कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, उसको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट? Offer plus acceptance. And what do you mean by that promise? Offer plus acceptance, yes or no? वही तो promise है। Nothing but, अगर मैं बात करता हूं offer plus acceptance, क्या बोलो? Offer plus acceptance is equal to agreement, या फिर हम उसको promise ही बोल सकते हैं। yes, है कि नहीं? और अगर इस एग्रीमेंट को क्या मिल जाता है? लीगल बैकअप मिल जाता है तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। सही बात है, और क्लियर है। चलो उसके बाद हमने देखा हुआ था दैट ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, बताएंगे मुझको। क्या सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं। क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं? क्या एग्रीमेंट से लीगल ऑब्लिगेशन बनता ही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से बनता है, विच इज अ वाइडर टर्म, विच इज अ नैरोअर टर्म। और बात कर रहा हूं मैं किसकी? यस, तो इतना ही था आई गेस, है ना। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम लोग देखे थे सेक्शन नंबर 10 के अंदर कुछ इसेंशियल एलिमेंट, सही बात है। चलो तो एक बार उसको रिवाइज करते हैं। हमारे पास कुल मिला के कितने इसेंशियल्स है? 11 इसेंशियल्स है ना, जिसके अंदर के 6 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है, और 5 जो है वो कौन बताता है? अदर देन एक्ट। ओके, एक्ट के अंदर नहीं लिखे, लेकिन ये बेसिक पॉइंट उसके अंदर होने चाहिए। तो कल हमने इसके अंदर के कुछ 5 पॉइंट देखे हुए थे, है कि नहीं। तो जिसके अंदर पहला हमने क्या देखा? देयर मस्ट बी, कम ऑन, कोई एक बंदा अपने से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, है कि नहीं। बताएंगे मुझको, क्या एक से ज्यादा प्रॉमिस सर हो सकते हैं? क्या एक से ज्यादा प्रॉमिस सी हो सकते हैं? व्हाट इज बाय प्रॉमिस सर? जो ऑफर देता है, ऑफरर, हु इज अ प्रॉमिसी, जिसको ऑफर दिया जाता है, ऑफरी। सही बात है। तो ये दोनों एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो एक से ज्यादा प्रॉमिस ही हो सकता है, एक से ज्यादा प्रॉमिसर हो सकता है। बताएंगे मुझको, अगर मान लेते हैं एक से ज्यादा प्रॉमिसर है तो उसको क्या कहेंगे? जॉइंट प्रॉमिसर्स। और एक से ज्यादा प्रॉमिसी है तो उसको क्या कहेंगे? जॉइंट प्रॉमिसी। सही बात है। तो ये था पहला। दूसरा बताएंगे, ये दो पार्टी जो है इनके बीच में क्या होना चाहिए? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। क्या होना चाहिए? इंटेंशन टू क्रिएट, इंटेंशन टू क्रिएट क्या? कम ऑन, लीगल ऑब्लिगेशन। इसका मतलब क्या है कि दो पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही है तो उनके बीच में लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज को डिफाइन करने की इंटेंशन होनी चाहिए। मुझको एक बात बताना, सोशल नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? हमने कल एग्जांपल देखा बैलफोर वर्सेस बैलफोर, उसमें क्या हुआ था, कोई बताएगा मुझको? बैलफोर वर्सेस बैलफोर में क्या हुआ था? केस स्टडी देखा है ना हमने, तो बताएंगे बैलफोर वर्सेस बैलफोर में क्या हुआ था। मिसेस बैलफोर ने मिस्टर बैलफोर के ऊपर केस किया था। क्यों किया था? बिकॉज मिस्टर बैलफोर ने मिसेस बैलफोर को हर महीने कुछ ना कुछ तो पैसे देने का वादा करा था, और कुछ समय के बाद मिस्टर बैलफोर ने वो पैसा देना बंद कर दिया। तो इसलिए मिसेस बैलफोर बोलती है कि अब मुझको आप वो पैसा हर महीना दीजिए। लेकिन बताएंगे ये तो मियां बीवी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो सोशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था या लीगल कॉन्ट्रैक्ट था? तो सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से कभी लीगल ऑब्लिगेशन आते नहीं है। सही बात है, क्लियर है। नेक्स्ट वन, तीसरा इसेंशियल बताएंगे क्या था? भूल गए आप? फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द फॉर्मेलिटीज, यही देखा था ना हमने। फुलफिलमेंट ऑफ, कम ऑन, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब क्या है? फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब क्या है? जैसे अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होने चाहिए तो उसको राइटिंग में ही एंटर करना पड़ेगा। कल हमने एग्जांपल देखा था किसका, कि मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदी कर रहा हूं, तो बताएंगे अगर मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदी कर रहा हूं तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट से बात बन जाएगी, या मैंने कंपलसरी उसको राइटिंग फॉर्म में ही रखना है? उसको मैंने कंपलसरी राइटिंग फॉर्म में ही रखना है। सही बात है, क्लियर है। नेक्स्ट वन, चौथा क्या था? हाँ जी,
द मीनिंग मस्ट बी सर्टन। जिसका एग्जांपल देखा था ऑयल वाला, याद है आपको कि ए एग्रीज विद बी टू सेल 100 टन्स ऑफ ऑयल। लेकिन कौन सा ऑयल? ऑयल स्पेसिफाइड होना चाहिए कि भैया ये ऑयल हम बेचने वाले हैं, तो मीनिंग क्या होना चाहिए? सर्टन, ताकि उसको परफॉर्म भी कर पाए। अब ए बी को कौन सा ऑयल बेचे और बी तो कौन सा ऑयल ले, दोनों पार्टीज मीनिंग के रिलेटेड अनसर्टन है, पता नहीं चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट होने वाला क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरे पास दो कार है, ओके, एक मेरे पास है मारुति और दूसरी है मेरे पास फिएट, ठीक है। अब मुझको एक बात बताना, अगर मैंने तुमको बोला कि मैं तुमको मेरी कार बेचूंगा, तो आप मुझको बताएंगे मैं कौन सी कार की बात कर रहा हूं, मारुति या फिएट? अगर मैं तुमको बोलता हूं कि मुझको मेरी कार आपको बेचनी है, तो मैं कौन सी कार की बात कर रहा हूं, मारुति की फिएट? विच कार आई एम टॉकिंग अबाउट? देखो आप हक्के बक्के रह गए, क्योंकि आपको उसका मीनिंग ही सर्टन नहीं है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आई वॉन्ट टू सेल माई मारुति कार टू यू, तो बताएंगे मैं कौन सी कार बेचूंगा और आप कौन सी कार क्लेम करेंगे? देखो फटाक से जवाब आया कि नहीं आया। मतलब जब तक मीनिंग सर्टन नहीं होता है तब तक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए बोलो? जिसके अंदर मीनिंग सर्टन हो। एंड लास्ट वन, भाई और बहनों, इट मस्ट बी पॉसिबल टू परफॉर्म। यस और नो? हमने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के एग्जांपल देखा था, अगर आपको याद है कि नहीं? बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को क्या वादा किया कि तुम में से शादी करो, मैं तुमको क्या लेके आऊंगा? चांद तारे तोड़ के लेके आऊंगा। बताएंगे चांद तारे तोड़ के लेके आना पॉसिबल है? आर श्योर? ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, तो ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। पता चला शादी के बाद गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड के ऊपर केस ठोक दिया, अभी शादी के बाद तो मियाँ बीवी बन जाते हैं, तो जो बीवी है उसने मियाँ के ऊपर केस फाइल करा कि जब सब देखो, गौर से देखो इस चेहरे को, है ना, इसने शादी से पहले मैं से वादा किया था कि ये शादी होने के बाद मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आएगा, अब लेके नहीं आ रहा है। जब सब बोले ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, मैंने भी ऐसे बहुत सारे वादे करे थे। तो ये पॉसिबल टू परफॉर्म ही नहीं है ना। अगर कोई आपको बोलता है कि आप मुझको एक 10 करोड़ रुपए दीजिए, मैं आपको इसके 50 करोड़ बना के देता हूं, तो बताएंगे ये पॉसिबल है? कोई भी मैजिक से ट्रेजर नहीं ढूंढ सकता। अगर ऐसा होता तो हमारे इंडिया के ऊपर जो कर्जा है वो हम लोग नहीं दे चुका देते, है ना? तो कोई भी क्या नहीं कर सकता, ट्रेजर से मैजिक नहीं, मैजिक से ट्रेजर नहीं ढूंढ सकता, चांद तारे तोड़ के नहीं लेके आ सकता। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो फाउंडेशन के अंदर 400 में से 500 मार्क निकाले। तो मैंने आपसे वादा किया कि मैं तुमको मेरी सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा, बस आपने 400 में से 500 मार्क निकालने हैं फाउंडेशन में। निकालोगे? क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ? अरे श्योर नहीं, बिकॉज ये इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है। तो ये 5 पॉइंट्स हमने देख लिए, तो बताएंगे देयर मस्ट बी टू पार्टीज, दोनों पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, और सारे फॉर्मेलिटीज पूरे होने चाहिए। दैट इज राइटिंग में होना चाहिए तो राइटिंग, और मीनिंग कैसा होना चाहिए? सर्टन, और इट मस्ट बी पॉसिबल टू परफॉर्म। 5 पॉइंट याद रहेंगे? आई गेस हमने ये पॉइंट लिखे नहीं है ना? ओके, काम करें, लिखना शुरू करेंगे। ऊपर हेडिंग डालेंगे इसेंशियल्स फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हेडिंग डालना इसेंशियल्स फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसेंशियल्स फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर पहला लिखेंगे ये वाला, देयर मस्ट बी टू पार्टीज। ये यही वाला लिखिए, टू पार्टीज, इंटेंशन टू गेट लीगल ऑब्लिगेशन, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, सर्टन एंड पॉसिबल टू परफॉर्म। अब इसके आगे आप क्या कर सकते हो? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन में कोई केस स्टडी बनता है कि नहीं बनता है? यस, तो उसका नाम आप यहां पे जरूर लिखेंगे। केस स्टडी का नाम क्या है? बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर।
उसके बाद फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी में क्या लिखोगे? अगर राइटिंग में होना चाहिए तो राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट करो, है कि नहीं? मीनिंग सर्टन में क्या लिखोगे? ऑयल। ये वर्ड्स देखने के बाद आपको वो पूरा पॉइंट याद आना चाहिए, एग्जाम्पल याद आना चाहिए, तो वो वाले वर्ड आपको बाजू में लिखना है। भाई और बहनों, आपको समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? आर यू श्योर? और पॉसिबल टू परफॉर्म में क्या लिखोगे? मैजिक, चांद तारा लिखना लायक। इंस्टीट्यूट ने क्या एग्जाम्पल दिया तुमको? ट्रेजर बाय मैजिक, चांद तारे लिख रहे हैं। थोड़े से कलरफुल पेंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया रहेगा। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लो, हाँ, एक 10-20 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लो, वड़ा पाव में चला जाता है 20 रुपया। ओके, एक रेड कलर का पेन, एक ब्लू कलर का पेन और एक ब्लैक कलर का पेन, 3 पेन लेके आओगे तो आपका काम हो जाएगा। तो लिखने के टाइम में तो मजा आ जाए बहुत, है ना बेटा? कल लेके आओगे? सब कल पेन लेके आएंगे कलरफुल? लेके आएंगे? कैसे मुंह बनाए देखो उन्होंने। हाँ, मैंने किडनी नहीं मांगा आपसे। हाँ जी, चलो आगे बढ़े। चलो, सब लोगों को यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ सकते हैं? गिव मी बिग फैट थम्स अप, कम ऑन। नहीं दिख रहे मुझको? यस। तो नाउ हम लोग इन 6 इसेंशियल्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओके मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिसके अंदर पहला इसेंशियल है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपने क्या बनाना है पहले? अरे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही क्या है? एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ये तो अभी आप नींद में भी बड़बड़ा रहे हो, है ना? एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अच्छा, रात को सपने में ईपीए के फैकल्टीज तो नहीं आते हैं ना? अरे श्योर, रात में बड़बड़ाते तो नहीं हो ना? अरे एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल, नहीं ना? ठीक, वेरी गुड। आएंगे आएंगे, बाद में सपने में भी आएंगे। ओके, सो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सबसे बेसिक एलिमेंट क्या होगा? एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं। और एग्रीमेंट कैसे बनता है कि नहीं? अब इसमें तो आपने पीएचडी कर ली। एग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो देखो यहां पे लिखा है नीचे। yes. तो सेक्शन नंबर 10 आपको 6 इसेंशियल्स बताता है। 6 इसेंशियल्स में पहला इसेंशियल है दैट देयर मस्ट बी ऑफर एंड देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस। फिर जाके बनता है एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट इज अ बेसिक मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। जब तक एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा, अरे एक बंदा ऑफर करेगा, फिर वो बंदा उसको, दूसरा बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा। ए ने बी को बोला कि मैं तुमको अपनी कार बेचूंगा, ओके, फॉर ₹20,000। तो बताएंगे ए ने बी को क्या दिया? ए ने बी को क्या दिया? अगर बी चाहता है कार खरीदना तो बी ए को क्या देगा? एक्सेप्टेंस। तो ऑफर से ही शुरुआत होती है ना? ऑफर से ही शुरुआत होती है। तो ऑफर से शुरुआत हुई, एक्सेप्टेंस मिला, फिर क्या बनेगा? तो बेसिक देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है अपने ऑफर से। ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, एनफोर्सेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट। सब लोग करेंगे? कम ऑन, ये मेरा राइट हैंड है, आपका भी राइट हैंड होना चाहिए, लेफ्ट हैंड नहीं। सब लोग कम ऑन, आगे हाथ सबका। ये क्या है? ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, एनफोर्सेबिलिटी। बस यही मसाला लिखना है इसके अंदर, और क्या लिखना है कि नहीं? ये आपका हेड पॉइंट हो गया। नीचे मसाले में क्या लिखेंगे? यही तो लिखेंगे जो भी हम लोग कर रहे हैं, है ना? एग्जामिनेशन में बस यही करते मत बैठ जाना, एग्जामिनेशन में लिखना है, ठीक है? तो पहले क्या होता है? कम ऑन, वापस एक बार। ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, एनफोर्सेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये नलायक का देखो ऐसा है। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट एनफोर्सेबिलिटी, देन बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे बेसिक इसेंशियल एलिमेंट क्या है बताएंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपसे ये कहता है सेक्शन नंबर 10 के अंदर कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको बनाना है पहले
एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर और एक्सेप्टेंस है। सही बात, क्लियर है? आगे बढ़े। ये हो गया पहला एसेंशियल। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर हम चैप्टर नंबर 3 दैट इज यूनिट नंबर 3 में डिटेल में चर्चा करेंगे। अदर इसेंशियल एलिमेंट्स में डिटेल में चर्चा करेंगे। यहां पे एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है? चैप्टर यूनिट नंबर 3, फ्री कंसेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्री कंसेंट? अगर मान लेते हैं मैंने अपनी कार बेचनी है, ठीक है? तो यहां पे रुता जी है, ठीक है? सो मैं रुता जी के पास चला गया। मैंने रुता जी को बोला कि रुता जी, मैं आपको है ना मेरी कार बेचना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? अरे इसको क्या हुआ? ये तुम इसको क्या कर देते हो रे? तो यहाँ पे मैं हूं और यहाँ पे रुता जी है, ठीक है? तो मैंने रुता जी को बोला, रुता जी मैं आपको मेरी कार बेचना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सेल माई कार। रुता जी बोली, सर मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मेरे को कार की क्या जरूरत? मैंने बोला नहीं नहीं, आपने खरीदी करना है, कुछ भी हो आपने खरीदी करना है। सर नहीं चाहिए मेरे को कार, मेरे पास मेरी मेरी बाइक है, मेरे पास मेरा मोपेड स्कूटर है, मैं उससे आ जाती हूँ सर, मेरे को कार की जरूरत नहीं है सर, मैं तो स्टूडेंट हूँ, सीए बन जाऊंगी तो देख लूंगी सर मैं कार, और आपकी क्यों कर, मैं नहीं खरीदी करूंगी। मैंने बोला नहीं नहीं रुता जी, आपने तो मेरी कार खरीदी ही करनी है। रुता जी बोले नहीं खरीदी करनी है सर। नहीं नहीं खरीदी करो। रुता जी बोले नहीं खरीदी करूंगी। अरे करो। अरे नहीं करेंगे। अरे खरीदी करो। अरे नहीं करेंगे। फिर मैंने रुता जी को धमकी दिया, अगर आपने मेरी कार खरीदी नहीं करी, अगर आपने मेरी कार खरीदी नहीं करी तो मैं आपके टेस्ट पेपर ही चेक नहीं करूंगा, मैं आपके मॉक टेस्ट पेपर ही चेक नहीं करूंगा, मैं कभी क्लास में आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दूंगा, मैं कभी आपको सवाल ही नहीं पूछूंगा, और मैं ये भी इंश्योर करूंगा इंस्टीट्यूट में जाके बता करके कि रुता जी को फेल करे। रुता जी डर गई। बताएंगे, फेल का होने का डर, इससे बड़ा डर तो दुनिया में मरने का भी नहीं है। सही कि गलत? रुता जी डर गई। रुता जी बोल रही, सर एक काम करो, कितने में बेच रहे हो बताओ। मैंने बोला कुछ ज्यादा नहीं, मेरे को मेरी कार बेचनी 1 करोड़ रुपए में। रुता जी बोल रही, सर 1.5 करोड़ ले लो, लेकिन ऐसी वाली भैया हरकत मत करो सर, जिंदगी का सवाल है सर, जो फेल बिल करने का डर मत दिखाओ सर। तो मैंने रुता से वो 1 करोड़ रुपए ले लिए और उनको कार बेच दी। बताएंगे, ऑफर था, ऑफर था, ऑफर था, एक्सेप्टेंस मिला, 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 क्या बना? बना। मैंने क्या बेचा? कार बेचा, ड्रग्स बेचा, क्या बेचा? लीगल चीज बेची, तो क्या लीगल था? अरे श्योर। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना? यस। लेकिन मुझको एक बात बताना भाई और बहनों, मुझको एक बात बताना कि ये एक्सेप्टेंस जो मिला है वो रुता जी ने अपनी मन मर्जी से दिया है कि मेरे दबाव के नीचे आके दिया है, मेरे डर के नीचे आके दिया? फेल होने का डर, मैंने धमकाया उनको, मैंने डर दिखाया? बताएंगे क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सही कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? क्या हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट में हम दोनों की मन मर्जी है कि नहीं है? अच्छा मेरे को तो बेचना ही था, लेकिन जिसका एक्सेप्टेंस है उसकी मर्जी नहीं थी, उसको मैंने डराया धमकाया, या मैंने उनसे फ्रॉड किया, मान लो जो भी चीज करी मैंने, मेरे को कैसे भी करके मेरी कार रुता जी को बेचनी थी, और इसलिए मैंने रुता जी के साथ ऐसा व्यवहार किया, मैंने उनको डराया, मैंने उनको धमकाया, मैंने उनको फेल होने की धमकी दी, और फिर जाके रुता जी इस धमकी के नीचे आकर के मुझको हाँ बोल रही है कि सर हाँ मैं आपकी कार खरीदी करूंगी। मैंने गलत किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट भले ही बना है, लेकिन फिर भी रुता जी के पास कुछ हक बनना चाहिए कि जज साहब मेरा, मैंने जो हामी भरी है, मैंने जो एक्सेप्टेंस दिया है वो मैंने अपनी मनमर्जी से नहीं दिया है, जज साहब प्लीज मुझको इंसाफ दे दो। क्या ऐसा बोल सकती है? आर यू श्योर? लेकिन अगर दूसरा सीन पकड़ते हैं, मैंने रुता जी को बोला कि रुता जी मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, क्या आप खरीद करेंगे? रुता जी बोले, सर नेकी और पूछ पूछ, मैं तो कब से आपकी कार खरीदने के लिए तैयार थी, बस आपके कहने की देरी थी, ये ले सर ये 1 करोड़ रुपए आप मेरे को कार देना। बताएंगे क्या इसमें रुता जी की हामी थी? क्या इसमें रुता जी की मनमर्जी थी? क्या रुता जी ने फ्री कंसेंट दिया? कंसेंट माने पॉजिटिव रिप्लाई, अफर्मेशन, है ना?
तो क्या रुता जी ने फ्री कंसेंट दिया? दिया कि नहीं दिया? आर यू श्योर? पहले फ्री कंसेंट था, इसमें इसमें फेल होने के डर में फ्री कंसेंट था, लेकिन क्या फ्री कंसेंट है? द आंसर इज यस। तो बताएंगे भले ही मेरे पास एग्रीमेंट है, लेकिन एग्रीमेंट को बनने के लिए जो एक्सेप्टेंस हमने लिया है वो फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? यस। तो यही बात यहां पे लिखी हुई है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का कंसेंट लोगे, ऑफरर जब ऑफरी का, प्रॉमिसर जब प्रॉमिसी का कंसेंट लेगा, तो वो कैसे होगा? फ्री होगा। कैसे होगा? फ्री होगा। उसकी मनमर्जी से होगा, किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार की धमकी दे करके वो एक्सेप्टेंस नहीं लेना चाहिए। इसको हम लोग लॉ की भाषा में कहते हैं कंसेसस एड आइडम। क्या कहेंगे? जोर से बोलो। कंसेसस एड आइडम मतलब बोथ द पर्सन्स आर एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब मैं भी और रुता जी भी मेरी कार बेचने के कॉन्ट्रैक्ट पे एग्री कर रहे हैं इन द सेम सेंस। सेम थिंग इन द सेम सेंस, हमारे सेंसेस सही तरीके से काम कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूं बेचना, रुता जी भी चाहती है खरीदना, मतलब दोनों भी क्या है? एक ही चीज पे एग्री कर रहे हैं। भाई और बहनों, आपको पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कंसेसस एड एडम, क्या बोलो? व्हाट इज कंसेसस एड एडम? बोथ द पर्सन्स आर एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जोर से बोलो। क्या? सेम थिंग इन द सेम, जोर से बोलो, सेम थिंग इन द सेम सेंस। सेम थिंग इन द, तब माना जाएगा कंसेसस एड एडम है। क्या है? ओके सर, ये कंसेसस एड एडम ये लैटिन वर्ड है। बहुत सारे लीगल टर्मिनोलॉजी जो है वो लैटिन से डिराइव करे गए हैं। आप लॉ पढ़ोगे, बस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही नहीं, कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे, पार्टनरशिप पढ़ोगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे, तो आपको उसमें बहुत सारे लैटिन वर्ड्स नजर आएंगे। बिकॉज लॉ जो बना है वो पहले वो लैटिन वगैरह, ग्रीक वगैरह जो लोग हुआ करते थे, ये बड़ी ही समृद्ध सोसाइटी मानी जाती थी। उनके पास ऐसे बहुत सारे लॉ ऑलरेडी बनाए थे उन्होंने। दुनिया में जितने भी लॉ बने हैं उससे पहले ये ग्रीक, लैटिन, ये समृद्ध सोसाइटी मानी जाती थी, कम्युनिटी मानी जाती थी। तो उनके पास बहुत सारे ऐसे एक्ट थे, तो उनके एक्ट का बेस पकड़ करके दुनिया जहान में एक्ट बने हैं। तो रेफरेंस पॉइंट के लिए उन्होंने उनके जो अच्छे अच्छे टर्म्स है उसको ढापा है। ओके, अपने एक्ट में लिया है कि हाँ भैया इसको ये बोलेंगे, मस्त लग रहा है, देखो बोलने में कितना अच्छा लगता है। कंसेसस एड एडम, जोर से बोलो। क्या अच्छा लगता है ना बोलने में? तो भारी लगा, स्टैंडर्ड लगता है। एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ये तो नॉर्मल हो गया। उसके बदले में अगर ये बोलूं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसेसस एड एडम होना चाहिए, तो कैसा भारी लगता है, तो स्टैंडर्ड सा फील होता है कि नहीं? है कि नहीं? जैसे आप लोग इंस्टाग्राम नहीं बोलते हो, आप क्या बोलते हो? आप फेसबुक नहीं बोलते, आप क्या बोलते हो? FB। देखो है ना, तो कैसे फेसबुक भी बोल सकते हो, FB भी बोल सकते हो, इंस्टाग्राम भी बोल सकते हो और इंस्टा भी बोल सकते हो। अब व्हाट्सएप में डिस्प्ले पिक्चर नहीं कहोगे, क्या कहोगे? DP। मतलब थोड़ा भारी लगता है ना। दोनों का मतलब एक ही है, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, दोनों अलग अलग नहीं है, लेकिन बोलने में, प्रेजेंटेशन करने में थोड़ा मस्त लगता है, इसलिए वो वर्ड यहाँ पे डाले हुए। सर कैसा चला आमचा डोक्याला त्रास? अब ये ना मैंने डाला है ना हमारे तीर्थरूप ने डाला है, ये लॉ लिखने वाले ने लिखा है। ठीक है, कभी मिल गया तो पूछ लेना। ठीक है, ओके। बताएंगे व्हाट इज फ्री कंसेंट? कंसेसस, कंसेसस, कंसेसस मतलब कंसेंट, एड एडम मतलब सेम थिंग सेम सेंस। कंसेशन, कंसेंट किसके ऊपर है? सेम थिंग सेम सेंस। आइडम इक्वली, एक जैसा, एक ही तरीके से, एक ही चीज पे एक ही तरीके से। मेरी बात समझे? तो फ्री कंसेंट में क्या लिखोगे? कम ऑन। और आगे क्या लिखोगे? दैट बोथ द पार्टीज मस्ट एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस।
अब कब कहेंगे कि कंसेंट फ्री नहीं है? तो नीचे दिया है कि देखो, अगर आपके एग्रीमेंट में पार्टीज का कंसेंट लिया हुआ है बाय कोर्शन। ना व्हाट इज कोर्शन? यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने इनको धमकाया कि अगर आपने मेरी कार नहीं खरीदी करी तो मैं तुमको एग्जाम में फेल करूंगा। धमकाना, कोर्शन। ओके? अगर आपने मेरी कार खरीदी करी मैं आपको किडनैप कर लूंगा, मैं बता रहा हूं। कोर्शन। अनड्यू इन्फ्लुएंस, जैसे अगर कोई एम्प्लॉयर, बॉस अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि अगर तुम मेरी कार खरीदी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा प्रमोशन रुकवा दूंगा, मतलब वो अपने हायर पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये आपके साथ भी होता है डेली बेसिस पे। मम्मी आपके ऊपर करती है अनड्यू इन्फ्लुएंस, करती कि नहीं करती है? अगर तुमने ये काम नहीं करा तो पापा को नाम बता दूंगी। बोलती कि नहीं बोलती है? मतलब मम्मी अपने हायर पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रही है। अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड, जो चीज है वो नहीं बताना, कुछ और ही बताना। मैंने बोल दिया रूता जी मेरी कार खरीदी करिए, ना मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस करा, ना मैंने डराया धमकाना कुछ करा। रूता जी मेरी कार खरीदी करिए, मेरी कार है ना 100 किलोमीटर का माइलेज देती है। कितने का? इस दुनिया में ऐसी कोई कार नहीं है जो 100 किलोमीटर का माइलेज दे। और आज के पेट्रोल का प्राइस देख के रुता जी बोली अच्छा जी 100 किलोमीटर दे दो मैं आपकी कार खरीदी करना चाहूंगी सर। 1 करोड़ रुपए दे दिया, पता चला 10 किलोमीटर का भी माइलेज नहीं दे रही है। तो मैंने रुता जी को मेरी कार बेचने के टाइम पे फ्रॉड करा कि नहीं करा? करा कि नहीं करा? जी हाँ करा। तो बताएंगे रुता जी के पास कुछ रेमेडी होनी चाहिए कि वो क्या उनके पास कुछ हक होना चाहिए कि वो अपना नुकसान भरपाई मेरे से क्लेम करे? द आंसर इज यस। तो तब मानेंगे कंसेंट फ्री नहीं है। और चौथा, मिस रिप्रेजेंटेशन। अब फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या अंतर है? फ्रॉड इंटेंशनल होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन गलती से होता है। यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक। कई बार गलती से मिस्टेक हो जाती है कि नहीं? अरे है कि नहीं? जैसे मेरे को नहीं पता है कि मेरी कार कितना माइलेज देती है, मैंने ऐसे ही ठोक दिया रुता जी मेरी कार है ना 20-25 किलोमीटर का माइलेज देती रहेगी, मैंने चेक नहीं करा है लेकिन मेरे को लगता है 20, मुझको ऐसा लगता है कि ये सही है, लेकिन एक्चुअली 10 किलोमीटर का माइलेज दे रही है। क्या इस केस में भी रुता जी को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मैंने इंटेंशनली करा क्या? मेरे को तो लगता था कि सही है। सही की गलत डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 में। आप बस एक ओवरऑल आइडिया ले लो कि कब मानेंगे कि कंसेंट फ्री नहीं है। कब मानेंगे? अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसेंट कैसे लिया है? कम ऑन, कोर्शन, जोर से बोलो। नेक्स्ट वन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, जोर से बोलो। अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट वन, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। याद करने की कोशिश मत करना, यूनिट नंबर 3 में याद दिलवा दूंगा। ठीक है? तो पहला एसेंशियल हमने क्या देखा? देयर मस्ट बी एग्रीमेंट। टू पार्टीज वो एक्ट को छोड़ के रहे, हम एक्ट के अंदर घुस चुके हैं अभी। पहला है देयर मस्ट बी, कम ऑन, एग्रीमेंट। और दूसरा देयर मस्ट बी व्हाट इज फ्री कंसेंट? कंसेंसस एड एडम। टू पार्टीज एग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम। और एग्रीमेंट में क्या लिखोगे? ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, लीगैलिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट। और फ्री कंसेंट में क्या लिखोगे? कंसेंसस एड एडम। टू पार्टीज एग्री ऑन द सेम थिंग इन द। बताएंगे कि कब मानेंगे कि फ्री कंसेंट नहीं है? कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड झाले। एवढंच। इतना आसान है कि नहीं? एक काम करेंगे, फटाक से एग्जाम्पल पढ़ लो। थ्रेटन यानी कि धमकाना। एग्जाम्पल कोई समझा पाएगा? हाँ बेटा, मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, है ना, शूट करूंगा डायरेक्ट, सुपारी।
बताएंगे। बी ने 2,000 रुपए दिए, यस दिए, लेकिन सही किया कि गलत किया? क्या बी का 2,000 देने का कंसेंट, रिप्लाई, एक्सेप्टेंस फ्री था कि किसी बोझ के तहत था? अरे श्योर, उसको डर है रे भाई, 2,000 जाए तो जाए, जिंदगी तो बचे। सही की गलत? है ना? ग्रेट। हाँ, नीचे कुछ लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स में नोट दैट द टर्म्स कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक आर एक्सप्लेन इन द कमिंग यूनिट, दैट यूनिट नंबर 3। तो आपको यहाँ पे ज्यादा उसकी तरफ इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, बस आप एक पॉइंट याद रखेंगे कि ये एक फ्री कंसेंट वाला पॉइंट है जो आपके इसेंशियल एलिमेंट में होना चाहिए। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कैपेसिटीज ऑफ द पार्टीज। अब इसको भी यूनिट नंबर 3 में डिटेल में डिस्कस करा हुआ है। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, नाउ यू टेल मी। जैसे अपने पास देवेंद्र जी, देवेंद्र जी आपकी उम्र क्या है? 19, ठीक है। कोई यहाँ पे 18 से नीचे, 18 से कम, माइनर है? माइनर, एनीवन इज अ माइनर? माइनर गर्ल्स, गर्ल्स तो अभी 4 साल उम्र कम करके बताएगी, मैं बता रहा हूँ। हाँ बेटा, 17, क्या नाम है आपका? प्रियल, अच्छा नाम है। तो प्रियल जी अपने पास है, ठीक है। अब ये 18 से कम उम्र की है, तो बताएंगे क्या ये माइनर है कि नहीं? इज ये माइनर? व्हाट इज माइनॉरिटी? जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है। अगर 18 साल या फिर उससे ज्यादा की आपकी उम्र है तो आप क्या बन जाएंगे? एजर। तो प्रियल जी यहाँ पे है और मैं हूं यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने प्रियल जी को बताया दैट आई वांट टू सेल माय कार टू यू। अब प्रियल जी ने क्या करा? इसको एक्सेप्ट करा। क्या करा? एक्सेप्ट। हाँ सर, मैं आपकी कार खरीदी करूंगी। कितने में? मैंने बोला कुछ ज्यादा नहीं, 2 लाख रुपए में ले लो। तो प्रियल जी बोली हाँ ठीक है सर, मैं 2 लाख में आपकी कार खरीद के लिए तैयार हूँ। उन्होंने, मैंने उनके ऊपर दबाव नहीं डाला, कोई डराया धमकाया नहीं कि फेल करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने बस उनको बोला कि आप मेरी कार खरीदी करोगे? प्रियल जी ने बोला हाँ हाँ सर, मैं खरीदी करने के लिए तैयार हूँ। बताएंगे क्या ये कॉन्ट्रैक्ट सही है कि गलत है? क्यों? मैंने क्या करा? मैंने सही सही ऑफर दिया, उन्होंने सही सही एक्सेप्ट करा। वो खरीदना चाहती है, मैं बेचना चाहता हूँ, तुमको प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम्हारे आंखों में जलन क्यों हो रही है? हाँ, ये प्रियल जी और मेरा मामला है, हम सुलझा लेंगे, तुमको प्रॉब्लम क्या है? हम्म? हाँ देवेंद्र जी। हाँ, तो पैसे देने के लिए तैयार है वो, तुमको प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे पैसे लिए। हाँ बेटा। तो माइनर हुआ तो क्या हुआ? पैसा बहुत बहुत है उसके पास। माइनर है तो कार यूज नहीं कर सकती क्या? हाँ, माइनर चलते आए क्लास में वो, बेचारी धूल पसीना, ये धूप है, फिर अभी बारिश भी हो जाएगी, कभी भी हो जाती है, धूप भी आ जाती है, ठंडी भी लगती है सुबह सुबह, तो क्या करे, वो चलते आए। हाँ बेटा, ये लड़की बोली से माला का विचार नका, हम कुछ भी जवाब देंगे, आप कुछ उल्टा ही बोलते हो, मला काय माहित नहीं। फिर भी बता दो, क्या लगता है कि प्रियल जी के साथ मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कराया है वो सही किया कि गलत किया? क्यों? क्यों गलत किया मैंने? ऐसा क्या कर लिया गलत? क्या मेरी ये गलती है कि मैंने अपनी कार प्रियल जी को बेची? क्या प्रियल जी की ये गलती कि उन्होंने एक्सेप्टेंस दिया? क्या गलती, क्या क्या हमने किसी का खून किया? हमने किसी को किडनैप किया मिलके? नहीं ना, हमने किसी को नुकसान पहुंचाया? और मेरी कार मैं बेच रहा हूं, प्रियल जी खरीदी करना चाहती है, तो बाकी लोगों को प्रॉब्लम ही क्या है? हाँ बेटा, हाँ बेटा बेटा। अच्छा, महिंद्रा कॉम्पिटेंट पार्टी नहीं है? अच्छा चलो, और एक बात समझ लेते हैं, ठीक है नी? कि दिन तय हुआ, ओके, 31 अगस्त 2022। इस दिन पे मैं प्रियल जी के पास कार लेके जाऊंगा और प्रियल जी मुझको 2 लाख रुपए देगी। 31 मार्च पे मैं कार लेके पहुंच गया। प्रियल जी बोली सर मैं कार नहीं खरीदी करूंगी।
उन्होंने मना कर दिया, मना कर दिया, रिफ्यूज्ड, शी रिफ्यूज्ड टू बाय कार। अब मैं चला गया कोर्ट में, जज साहब को बोला, जज साहब ये प्रियल जी है, ये प्रियल जी ने, और प्रियल जी ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट किया था, हमारा एग्रीमेंट बना था, कॉन्ट्रैक्ट बना था कि 31 तारीख को मैं उनको कार बेचूंगा, इन्होंने मुझको पैसे देने हैं, लेकिन आज जज साहब ये मना कर रही है, प्लीज जज साहब इनको समझाइए, उनको बताइए मेरी कार खरीदी करने के लिए, मुझको मेरा हक दिलवा दो जज साहब, इंसाफ दे दो जज साहब, दे दो, 2 लाख रुपए देने के लिए बोलो, मेरी कार दिलवा, मेरी कार बिकवा दो जज साहब, मैं रो रहा हूं, कैसे कैसे रो रहा हूं, कैसे रो रहा हूं, रो को बताओ, रो के बताओ कैसे रो रहा हूं मैं, जज साहब मेरी कार बिकवा दो, जज साहब मेरे 2 लाख दिलवा दो। जज साहब बोले हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवा दो जज साहब, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो जज साहब ने, प्रियल जी क्या हुआ, मतलब आप क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे हो? तो जज साहब ने देखा आधार कार्ड पे, अरे प्रियल जी तो माइनर है। तो जब कोई पर्सन माइनर होता है तो लॉ क्या समझता है कि माइनर पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझदारी नहीं होती है, वो दुनियादारी को नहीं समझ सकता है क्योंकि वो माइनर है, खेलने कूदने के दिन है उसके, कहां कॉन्ट्रैक्ट में फंसा रहे उसको, सही कि गलत? अभी ये तो 17 साल की उम्र है, बर्थडे कब है बेटा? 15 अगस्त, अच्छा मतलब अभी 17 साल पूरे हो गए आपके, तो इमेजिन अगले साल वो 18 साल की हो जाएगी, अभी 17 साल की उम्र है इनकी। लेकिन इमेजिन करते हैं प्रियल जी जब 10 साल की थी, ओके, नन्ही सी गुड़िया, 10 साल की उम्र है उनकी, और 10 साल की उम्र में मैंने इनसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा कि प्रियल जी मैं आपका घर खरीदना चाहता हूं। खेलने कूदने की उम्र है लड़की की, खेल कूद में उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, हाँ हाँ सर खरीदी कर लो। उसको समझदारी नहीं है कि वो क्या कर रही है, बापू का घर बेच रही, वो बापू को रोड पे लेके आ रही है, बताओ है कि नहीं? समझदारी है। लेकिन वही अगर प्रियल जी 30 साल की हो जाती है, 30 इयर्स, और मैं उनसे पूछता हूं प्रियल जी मैं आपका घर खरीदना चाहता हूं, प्रियल जी क्या बोलेगी? सर मैं अपना घर बेचूंगा तो मैं रहूंगी कहां, मेरा बापू किधर रहेगा, मेरी मम्मी किधर रहेगी, है ना? तो लॉ समझता है कि जब कोई माइनर होता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट की समझ नहीं होती है, he cannot understand the terms of the contract with the rational judgment कि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही हूं वो सही है कि गलत है, सही और गलत की पहचान नहीं है। और इसीलिए लॉ कहता है कि किसी की भी उम्र अगर 18 साल से कम होती है तो वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज उनके साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए माइनर जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? ऐसा क्यों है? तो साहब बोलोगे सर अभी प्रियल जी की उम्र 17 साल है, ऐसा 1 साल में क्या ही समझदारी आ जाएगी? 17 साल की उम्र है ना, अभी 18 साल की अगले साल हो जाएगी, तो ऐसा क्या ही समझदारी आएगी? वो तो है ही प्रियल जी, 1 साल में क्या ही ऐसा हो जाता है कि वो उनको समझ आने लगी सब चीज की। भैया कुछ ना कुछ तो लिमिट सेट करना पड़ेगा ना, 18, 19, 20, 21, कुछ ना कुछ तो सेट करना पड़ेगा ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला 18 साल। हम मानते हैं कि 18 साल की उम्र में ऑटोमेटिक समझ आ जाती है, वैसे कुछ लोगों को 18 साल के बाद भी नहीं आती है, नालायक होते हैं वो, लेकिन हम लोग एक लेमैन टर्म्स में ओवरऑल जनरल रूल बना देते हैं कि 18 साल से ज्यादा उम्र है तो तुमको समझदारी है और तुम कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हो बिकॉज तुम टर्म्स को समझ सकते हो, और 18 साल से कम है तो तुम नहीं समझोगे। सर मेरी उम्र 17 साल 364 दिन है, तो सर मुझको समझ है नहीं, है ना? जैसे मान लो आज तारीख है 27,
मान लो किसी का बर्थडे है 28, 28 अगस्त 2022, किसका बर्थडे कब है? 28 अगस्त 2022। 27 तारीख को वो नालायक है और 28 तारीख को वो समझदार है। लॉ बोलता है अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है तो अब 11:59 पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। 12 बज गए तो लगेज कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे। 1 मिनट में समझदारी आ जाती। बताओ, मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? कुछ तो लिमिट सेट होनी चाहिए ना, इसलिए वो लिमिट डाला हुआ है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आज प्रियल जी 17 साल की उम्र है, मैंने उनको अपनी कार बेची। मैं बोला कि मेरी कार खरीदी करो। हाँ बोला ठीक है, 2 लाख तो मैंने बता दिया। मैंने बोला 200 करोड़ में गाड़ी कर दी। कितने में? अब अगर प्रियल जी 30 साल की उम्र की है और मैंने उनको मेरी कार दिखा दी, बोले कि ये मेरी कार है, 200 करोड़ में खरीदी करो। प्रियल जी बोले सर कहाँ हो, क्या है सुबह? बोलेगी नहीं बोलेगी? बोलेगी कि नहीं बोलेगी? सर 200 करोड़ का, 2 लाख कोई पूछे ना इसको। लेकिन अभी वो क्या, नन्ही सी गुड़िया है, 200 करोड़ उसके लिए, उसको कुछ समझ नहीं रहा है कार क्या होती है, इसका वैल्यूएशन कितना होगा, ये चलेगी कितनी, उसको कुछ नहीं पता है। शी कांट अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट। और उसने 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया और मैं कोर्ट में चला गया, जज साहब मुझको 200 करोड़ दिलवा दो। जज साहब क्या बोलेंगे? हिला दिया गया। तो इसीलिए माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी मेंटल कैपेसिटी नहीं है, वो उसको समझदारी नहीं है। एंड दैट्स व्हाई इट इज रिटन दैट द पर्सन हु इज एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, both the parties must be having a capacity to enter into contract. They must be having that capacity, power, eligibility, I can say, है कि नहीं? They must be eligible, that those can enter into contract. और जिसके अंदर पहली एलिजिबिलिटी क्या है कि आप कैसे होनी चाहिए? मेजर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? मेजर माने वो आर्मी वाले नहीं, मेजर माने जिसकी उम्र 18 या फिर ज्यादा है। हाँ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे और एक्ट्स के लिए एज ऑफ मेजॉरिटी अलग अलग डिफाइंड है। ओके कि जैसे पहले शादी के लिए एज ऑफ मेजॉरिटी अलग अलग थी। तो इफ यू टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, मैरिज भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है ना? यस। तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहले उम्र अलग अलग थी, है ना? पहले मेल की उम्र होनी चाहिए 21 और फीमेल की उम्र होनी चाहिए, ओके इसका मतलब यह है कि लॉ जानता है कि मर्दों को अक्ल 21 साल में आती है और फीमेल को, औरतों को अक्ल 18 साल में आ जाती है। मतलब फीमेल बिकेम मोर वाइज अर्लियर, बच्चों को इधर मेल फ्रेटर्निटी को थोड़ा बाद में अक्ल आती है। वैसे 21 साल के बाद भी आती कि नहीं थी मुझको नहीं पता है, लेकिन मान लेते हैं ठीक है। लेकिन अभी आई गेस ये ऐसा रूल नहीं है, अभी दोनों की उम्र 18 साल कर दी आई गेस, कि 21 कर दी है, दोनों की 21 कर दी है। आर यू श्योर? यस। तो मेल और फीमेल, ये बातें बराबर पता होती है तुमको, ओके तो ये उम्र अभी क्या कर दी, बढ़ा दी है। तो अभी ये तो सेम है, लेकिन अलग अलग चीज के लिए अलग अलग मेजोरिटी है। वहीं पे अगर मैं वोटिंग की बात करता हूं, किसकी? वोटिंग, तो बताएंगे मुझको। दोनों के लिए 18 है, आर यू श्योर? तो अलग अलग एक्ट्स के लिए अलग अलग मेजोरिटी हो सकती है, लेकिन लेमैन टर्म्स में मेजोरिटी क्या होती है? 18 साल या फिर उससे ज्यादा। हाँ किसी और एक्ट में कुछ और मेजोरिटी बोली है तो उस एक्ट के लिए आप वो और मेजोरिटी ले लेना। मेरी बात समझे? क्लियर है? जनरली मेजोरिटी क्या होती है? 18 साल या फिर उससे ज्यादा। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के लिए 21 साल की मेजोरिटी है। तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे तो चेक कि वेदर वी आर मेजर फॉर एंटरिंग इनटू मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे मुंह उठा के मत बोलना सर 18 साल है ना, मेजर है हम लोग। उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपकी उम्र 21 साल मेजोरिटी है कि नहीं? पक्का समझे? यस। तो बताएंगे पहली कैपेसिटी क्या है, पहली एलिजिबिलिटी क्या है? मेजॉरिटी। दूसरा, वो होना चाहिए साउंड माइंड। नाउ व्हाट इज साउंड माइंड? तो वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन साउंड माइंड एंड अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड एंड साउंड माइंड, जोर से बोलो क्या? अनसाउंड माइंड एंड साउंड माइंड।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, साउंड माइंड एंड अनसाउंड माइंड? साउंड माइंड मतलब जो अपने पूरे होशो हवास में होता है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट समझता है। 18 साल से ज्यादा तो है, लेकिन फिर भी उसको कॉन्ट्रैक्ट समझता है। जैसे मान लो कोई बंदा है जो पौवा लगा के आया है, उसको अपना खुद का होश नहीं है भाई, है कि नहीं? बताएंगे उसको अपना खुद का होश हवास होता है क्या? अरे वो क्या बोल रहा है उसको खुद को नहीं समझता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या घंटा इंटर करेगा? तो लॉ मेकर्स ने स्पेसिफिकली लिखा है कि लोग ऐसी भद्दी सी चीजें करते हैं और निकल जाते हैं दूसरी दुनिया में, तो वो वाले लोग क्या माने जाएंगे? कमान, साउंड माइंड नहीं, अनसाउंड माइंड नलायक। साउंड माइंड मतलब होशो हवास में जो बंदा है, जब बंदा पौवा लगा लेता है तो वो अपने होशो हवास में नहीं होता है। ड्रंकन पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ड्रंकन पर्सन कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, ऐसा पर्सन जो लुनैटिक है, क्या है? लुनैटिक माने दिमाग का स्क्रू ढीला है। हो सकता है ना, कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ बीमारी वगैरह होती है, जो दिमाग का स्क्रू ढीला होता है, वो समझ नहीं पाते भाई भगवान ने ऐसा बनाया तो अभी क्या ही कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकते हैं? रीजन बताएंगे क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट को समझ नहीं पाते हैं। भले ही किसी की उम्र 18 साल से ज्यादा है, लेकिन उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को समझ नहीं पाएगा ना। सेम लॉजिक माइनर जैसा, कि अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को समझ ही नहीं पाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एंट्री कैसे करेगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे मानेंगे? इसलिए इसेंशियल्स फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में बताया कि जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है वो कैसा होना चाहिए? साउंड माइंड होना चाहिए। और वो साउंड माइंड कब होता है? जब वो ड्रंकन नहीं होता है, जब वो लुनैटिक नहीं होता है, जब वो, सब लोग करेंगे, जब वो, सब लोग करेंगे नलायक को, जब वो, और जब वो, जब वो, जब वो, जब वो, जब वो, ये क्या है? जब, और माइनर भी नहीं होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए? साउंड माइंड होना चाहिए। और साउंड माइंड कब नहीं होता है? जब वो, क्लियर है? पक्का? यस। एंड लास्ट वन, वो स्पेसिफिकली डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए ना? व्हाट डू मीन बाय डिस्क्वालिफाइड? भले ही देखो भाई और बहनों, भले ही आप मेजर हो, क्या हो? मेजर माने आपकी उम्र 18 साल या फिर उससे ज्यादा है। भले ही आप साउंड माइंड हो, क्या हो? जोर से बोलो, साउंड माइंड हो, लेकिन फिर भी आपको लॉ बोलता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। ऐसा कैसा सर? ना मैं माइनर हूं, और ना मैंने लगाया है, ना मेरा दिमागी हालत खराब है, मैं एकदम निवांत हूं सर, ओके, मुझको सब समझता है सर, फिर भी मैं कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करूंगा। ऐसे क्यों सर? ऐसे कब होगा? तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने बताना है ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा कि नहीं होगा। ओके, जैसे मान लो यहां पे है इंडिया, ओके, यहां पे है इंडिया, और यहां पे है पाकिस्तान, ठीक है? अब इंडिया के अंदर एक कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्या बोलो? या चलो हम मान लेते हैं मुकेश भाई, मोटा भाई, मुकेश भाई। और पाकिस्तान में एक कंपनी है, इमेजिन करते हैं पाकिस्तान लिमिटेड, नाम है पाकिस्तान लिमिटेड, और उसके कोई एक डायरेक्टर है। अब इंडिया और पाकिस्तान में वॉर डिक्लेयर हो गया। क्या हो गया? वॉर, युद्ध। तो बताएंगे इंडिया और पाकिस्तान क्या एनिमी कंट्रीज बन गए? शत्रु, है कि नहीं? एनिमी बने कि नहीं बने? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और पाकिस्तान लिमिटेड एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, जिसके तहत
रिलायंस इंडस्ट्रीज पाकिस्तान लिमिटेड से कुछ गुड्स खरीदी करेगा और उसके बदले रिलायंस इंडस्ट्रीज इनको देगा पैसा। क्या देगा? मनी। बताएंगे मुझको, पाकिस्तान की कंपनी को इंडियन कंपनी पैसा देगी तो ये पाकिस्तान की कंपनी उससे बम खरीदी करेगी, हथियार खरीदी करेगी, और उसको किसके अगेंस्ट यूज करेगी? इंडिया के आर्मी के अगेंस्ट। तो बताएंगे मुझको, पाकिस्तान ने फेंका हुआ बम किसके पैसों से है और किसके ऊपर गिरा? मतलब हमारे पैसों से हमारे ऊपर ही बम गिराते हैं ना। तो इसलिए लॉ मेकर्स ने बोला अगर किन्हीं दो कंट्रीज के अंदर वॉर डिक्लेयर हो जाता है तो इन कंट्रीज के लोग, कंपनी, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोवाइडर, किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेंगे ही नहीं, बिकॉज वो दोनों बन जाते हैं अलाइन एनिमी। जोर से बोलो क्या? तो यहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज और पाकिस्तान लिमिटेड क्या है? एक दूसरे के अलाइन एनिमी है। तो अलाइन एनिमी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। मेरी बात समझे? अरे क्लियर है? तो ये है पॉइंट नंबर 3, कैपेसिटीज ऑफ द पार्टीज। तो आपने एग्रीमेंट एंटर करा, आपने फ्री कंसेंट लिया, लेकिन आपके कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कैपेसिटी ऑफ एलिजिबिलिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट भी होनी चाहिए। और एलिजिबिलिटी कब आती है? जब आप क्या हो? मेजर हो, जब आप साउंड माइंड हो, और आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो। आप क्या हो? आप क्या हो? मेजर हो आप, और आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो। आप मेजर कब होते हो? 18+। आप साउंड माइंड कब होते हो? जब आप और नहीं हो। और आप डिस्क्वालिफाइड कब नहीं हो? जब आप अलाइन एनिमी नहीं हो। अब इसके अंदर और दो लोग आते हैं, उसकी चर्चा हम लोग कल के लेक्चर पे कर लेंगे। ओके, बताएंगे। आज का लेक्चर क्लियर है? पक्का? तो हमने आज क्या पढ़ा? आज हमने पहले रिवीजन करा और फिर सेक्शन नंबर 10 के इसेंशियल्स को पढ़ना शुरू किया, जिसके अंदर पहला इसेंशियल एग्रीमेंट, वो वाला। ओके, और फिर क्या देखा हमने? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट माने दबाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नो, कंसेसस एड एडम एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। और कैपेसिटी ऑफ पार्टी में क्या पढ़ा? मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड। क्लियर है? कल आएंगे तो लिखने का काम भी करेंगे। आर यू क्लियर विद टुडेज लेक्चर? एनी डाउट सो फार? आर यू फीलिंग, आर यू फाइंडिंग द लॉ वेरी इंटरेस्टिंग? आर यू श्योर? डिफिकल्ट लग रहा है? गुड, वेरी गुड। चलो, तो मिलते हैं कल इसी समय पे, इसी जगह पे, और इसी शो के अंदर, जिसका नाम है कौन बनेगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।